हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है और हमको उन्हें किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में कनेक्ट करना है, तो जनरली हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। आइदर वी कनेक्ट देम इन सीरीज और वी कनेक्ट देम इन पैरेलल। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है वो रेजिस्टर्स को लेके है और हम ये डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टर्स को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस क्या क्या होगा। इसके अलावा इस पर्टिकुलर आइडिया के साथ रिलेटेड जितने सारे कंसेप्ट्स हैं सब हम आज डिस्कस करेंगे। अगर याद है तो हमने ये चीज़ कैपेसिटर्स में भी डिस्कस किया था, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। आज हम फिर से वही डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज होगा रेजिस्टर्स को लेकर डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेजिस्टर्स इन सीरीज। ठीक है, ओके फाइन। एज यू कैन सी, यहाँ पर हमने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड 3 बल्ब्स कंसेक्यूटिवली। ऐसे कनेक्शंस हम क्या कह सकते हैं? अगर इस बैटरी से करंट निकलता है, लेट्स से इस बैटरी से कितना करंट निकलता है, इस बैटरी से करंट निकलता है, लेट्स से आई अमाउंट ऑफ करंट निकलता है। ठीक है, अगर आई अमाउंट ऑफ करंट निकलता है, इफ यू सी प्रॉपर्ली, हर एक बल्ब के थ्रू द अमाउंट ऑफ करंट विच इज फ्लोइंग इज द सेम। इज दैट करेक्ट? यहाँ पर हम बल्ब्स को रेजिस्टर जैसा ही ट्रीट करेंगे, बिकॉज बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट है वो एक्चुअली रेजिस्टर। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि बैटरी से जो भी करंट निकलेगा वो हर एक बल्ब के थ्रू फ्लो करेगा। दैट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द बल्ब्स या करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर इज द सेम। ये चीज़ को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बैटरी से जो भी चार्ज निकलेगा, हर एक इंडिविजुअल चार्ज हर एक बल्ब के थ्रू कंसेक्यूटिवली फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे कॉम्बिनेशन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। द करंट फ्लोइंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टर इज सेम और एवरी चार्ज पासेस थ्रू द रेजिस्टर्स कंसेक्यूटिवली। याद रहेगा ये चीज? ओके फाइन, इसको पॉज करो, इसको लिखो। फिर नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि अगर हम इन तीनों रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है। ठीक है, पॉज करो, कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन टू दिस डिस्कशन। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, देयर आर 3 रेजिस्टर्स R1, R2, R3 और मैं इन तीनों रेजिस्टर्स को रिप्लेस करके यही काम अगर एक सिंगल रेजिस्टर के थ्रू करना चाहूँ, उस रेजिस्टर के वैल्यू को हम क्या कहेंगे? R इक्विवेलेंट। हमने बैटरीज का वोल्टेज अप्लाई किया, वही अप्लाई किया V और इस बैटरी से इस पर्टिकुलर सिस्टम में भी आई करंट फ्लो कर रहा है, इस पर्टिकुलर सर्किट में भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है। ठीक है ना? ओके, तो हम ये निकालते हैं कि आर इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ R1, R2 एंड R3। ठीक है, बहुत बहुत बेसिक सा अप्रोच है। देखो एक बात समझो, मैंने ये चीज़ पहले भी बताया था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट का नाम ए देता हूँ, इस पॉइंट का नाम अगर मैं बी देता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस पॉइंट का भी पोटेंशियल का वैल्यू ए होगा, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा? बी ही होगा, बिकॉज मैंने सिखाया था कि अगर किसी भी दो जगहों को हमने कंडक्टिंग वायर से जोड़ के रखा है, उन जगहों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके फाइन। अगर ऐसा है, मुझे पता है कि ए बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? वी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो ए एंड बी इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वी ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन 3 रजिस्टर्स है तो वो जो V पोटेंशियल डिफरेंस है वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, V1, V2 एंड V3। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ कि V1 प्लस V2 प्लस V3 शुड बी इक्वल टू व्हाट? V। ये कह सकते हैं, तीनों वोल्टेजेस को अगर हम ऐड करेंगे मुझे V मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर? अच्छा, अभी एक बात बताओ कि V1 का वैल्यू कितना होगा? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ V1? कम ऑन, ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर। इस पर्टिकुलर रजिस्टर के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है, नेक्स्ट वाले रजिस्टर के थ्रू भी आई करंट ही फ्लो कर रहा है, तीसरे रजिस्टर के थ्रू भी आई करंट फ्लो कर रहा है। याद रखना, बिकॉज दिस इज सीरीज कनेक्शन। तो V1 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज I इंटू R1। V2 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज I इंटू R2 एंड V3 के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज I इंटू R3। डू यू एग्री विद दिस? राइट? ओके, तो V1 के जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज I। इनफैक्ट IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 में I को कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो V का वैल्यू है वो मैं यहाँ से लिखना चाहूँगा। ठीक है, ये जो V का वैल्यू है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V ही होगा। और ये जो V का वैल्यू अगर हम यहाँ से लिखते हैं
तो V के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट तो उतना ही फ्लो कर रहा है जितना इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो V के जगह हम लोग लिख सकते हैं I इंटू आर इक्विवेलेंट। तो यहाँ पर V के जगह हमने लिख दिया I इंटू आर इक्विवेलेंट। Is that clear? So if you see properly in this case, R equivalent क्या होगा, I will basically cancel out and R equivalent की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, that is R1 plus R2 plus R3. Is that clear? तो ये जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला हमने, ये हमने निकाला है R equivalent। अगर तीन रेजिस्टर्स है, तीनों का तीनों सीरीज में कनेक्टेड है और उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, तो उसका वैल्यू कितना होगा, R1 plus R2 plus R3। ये नया नहीं है, ये तुमने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ा है, ये फिर से इसका रिपीटेशन है, बट आई होप से तुमको ये समझ में आया। हमेशा याद रखना हर एक रजिस्टर के थ्रू करंट क्या फ्लो कर रहा है, सेम, लेकिन याद रखना टर्मिनल से जितना करंट निकलता है उतना ही करंट तीनों के थ्रू फ्लो करना पड़ेगा। दैट इज द सफिशिएंट कंडीशन। मतलब यहाँ से टर्मिनल के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, टर्मिनल के थ्रू आई करंट फ्लो कर रहा है और वही करंट तीनों रजिस्टर्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, तब जाके हम तीनों रजिस्टर्स को क्या कहेंगे, सीरीज में कहेंगे। Is that clear? पक्का समझ में आया। Now you need to understand something कि अगर मैं इस रिलेशन को देखूँ, that is V equal to IR, तो एक बात समझो कि I जो है that is same for all the resistors. Do you agree with this? तीनों रेजिस्टर के थ्रू I का वैल्यू क्या है, सेम। अभी क्वेश्चन ये आता है कि ये जो V वोल्टेज है, वही V वोल्टेज R1, R2 एंड R3 के अक्रॉस डिवाइड होता है V1, V2 एंड V3 के फॉर्म में। इज दैट क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज V1 का वैल्यू कितना होगा, V2 का वैल्यू कितना होगा, V3 का वैल्यू कितना होगा। इज दैट क्लियर? V1 का वैल्यू कितना होगा, V2 का वैल्यू कितना होगा, V3 का वैल्यू कितना होगा, और उसका जवाब देगा हमको ये हमारा रिलेशन कि V इक्वल टू व्हाट, IR, एज बिकॉज I is same for all the three resistors. We can say that the voltage has to be proportional to what, resistance. That is what I am trying to say कि तीनों केसेस में जो वोल्टेज होगा that has to be proportional to resistance. Voltage distribution will happen proportional to their resistances. That means मैं ये लिख सकता हूँ, try to understand that V1 is to V2 is to V3 को हम क्या लिख सकते हैं, that is R1 is to R2 is to R3 लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? पक्का समझ में आया? ओके फाइन। V1 का वैल्यू कितना होगा, V2 का वैल्यू कितना होगा, V3 का वैल्यू कितना होगा। अच्छा एक बात बताओ, मैं उसको ऊपर लेके जाता हूँ। ओके, V1 का वैल्यू, V2 का वैल्यू और V3 का वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन एक बात बताओ, इस सर्किट में जितना करंट फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में भी उतना ही करंट फ्लो कर रहा है। ओके, तो इस सर्किट से मैं I का वैल्यू निकाल लेता हूँ। I का वैल्यू क्या होगा, कैन यू टेल मी I का वैल्यू कितना होगा। I इक्वल टू V बाई आर, V कम ऑन V बाई इसका रेजिस्टेंस कितना, R इक्विवेलेंट। I का वैल्यू ये होगा। डू यू एग्री विद दिस, V बाई R इक्विवेलेंट। ओके, सो इन दिस केस V तो V रखे रहेगा और R इक्विवेलेंट की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमने ये लिख दिया, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 हमने लिख दिया। इज दैट क्लियर? दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, हमको I का वैल्यू पता चल गया। तो V1 का वैल्यू क्या होगा, I इंटू R1, V2 का वैल्यू कितना होगा, I इंटू R2, V3 का वैल्यू कितना होगा, I इंटू R3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हमको V1 लिखना है, दैट इज I इंटू R1, I का वैल्यू ये है, I इंटू R1, मतलब क्या आ जाएगा, दिस इज V टाइम्स ऑफ R1 डिवाइडेड बाई नीचे क्या आएगा, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है ना। अभी अगर हमको V2 का वैल्यू बताना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अभी अगर हमको V2 का वैल्यू बताना है, V2 का वैल्यू कितना होगा, I इंटू R2, I की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाई, कम ऑन, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है, इंटू I इंटू R2, R2 लिखते हैं हमने यहाँ पर। सिमिलरली अगर हमको V3 लिखना है, दैट इज I इंटू R3, I की जगह हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज V इंटू R3 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ में आया? एक तो ये याद रखना हमेशा कि वोल्टेज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, या वोल्टेज हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनल टू देयर रेजिस्टेंसेस, एंड V1 V2 V3 कितना होगा डायरेक्टली हम यहाँ से निकाल सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो हमने तीनों रेजिस्टर्स में वोल्टेज को डिवाइड किया, V1 V2 एंड V3। आई होप सो गेटिंग दिस पॉइंट राइट। इसको पॉज करो अभी और लिख के रखो, ठीक है। सीरीज कनेक्शन का और थोड़ा फील लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं तुमको बताना चाहूँगा। देखो मैंने दो सर्किट बना के रखा है, एक सर्किट में तीन बल्ब्स सीरीज में है
और सेकंड वाले सर्किट में 1 2 3 4 5 5 बल्ब्स सीरीज में है। सो अगर मैं सारे बल्ब्स को आइडेंटिकल मानता हूँ, आइडेंटिकल का मतलब क्या है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहता है ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। इसका मतलब है कि सबका रेजिस्टेंस तुमको क्या मानना है, सेम मानना है। तो लेट अस से हर एक बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, तो इस सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इन दिस केस 3R, और इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा 5R। ऑब्वियस है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स बढ़ाते जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, उस सर्किट का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ते जाएगा। देखो इसमें 3R था, अभी मैंने नंबर ऑफ बल्ब्स बढ़ा दिया और ज़्यादा बल्ब सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, तो डेफिनेटली सर्किट में करंट क्या होगा, डेफिनेटली सर्किट में करंट डिक्रीज हो जाएगा। सो इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन इफ इंक्रीज द नंबर ऑफ रेजिस्टर्स द ओवरऑल करंट इन द सर्किट विल डिक्रीज, हमेशा याद रखना। सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत रिलेटेबल पॉइंट है, रिलेट कर पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इन तीनों बल्ब में से अगर एक भी बल्ब डैमेज हो जाए, क्या बोला मैंने, तीनों बल्ब में से अगर कोई भी एक बल्ब डैमेज हो जाएगा तो पूरा सर्किट काम नहीं करेगा, करंट फ्लो नहीं करेगा, एक भी बल्ब नहीं जलेगा। तो द क्वेश्चन इज, तुम मुझे पूछ सकते हो सर कैसे, ये कैसे होगा। ओके फाइन, कभी डैमेज्ड बल्ब देखा, फ्यूज हुआ हुआ बल्ब देखा है ध्यान से, उस बल्ब के अंदर अगर ध्यान से देखोगे ना, जो फिलामेंट होता है ना वो फिलामेंट टूट जाता है। ये जो फिलामेंट दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला जो चीज़ दिख रहा है, ये वाला चीज़, इसको हम क्या बोला था, वी कॉल दिस एज फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बोला था ना फिलामेंट को। बहुत टाइम यूज़ करने के बाद फाइनली ये फिलामेंट गर्म होकर मेल्ट होकर अलग हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। और हमको पता है कि इसी फिलामेंट के थ्रू करंट को पास होना पड़ता है। अगर फिलामेंट ही टूट गया तो ये जगह तो एक ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, इज क्लियर। ये जो जगह है ये एक प्रैक्टिकली ओपन सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है, टूटा हुआ रास्ता है। अगर टूटा हुआ रास्ता है, चार्ज कैसे फ्लो करेगा भाई, बीच में तो खाली है जगह। बात समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और हमको ये पता है कि जो चार्ज बैटरी से निकलेगा कंजिक्यूटिवली हर एक बल्ब के थ्रू पास करेगा, तो किसी बल्ब, कोई भी बल्ब अगर डैमेज हो जाता है, उसका फिलामेंट टूट जाता है, तो रास्ता ओपन सर्किट जैसा बिहेव करेगा और चार्ज फ्लो नहीं कर पाएगा, टूटा हुआ रास्ता होगा। तो करंट अगर सर्किट में फ्लो ही ना करे तो एक बल्ब भी जलेगा नहीं। बात समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ। दैट इज द रीजन सीरीज में अगर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कनेक्टेड है, उन सारे डिवाइसेस में से अगर एक भी डिवाइस डैमेज हो गया, अगर एक भी डिवाइस के थ्रू करंट फ्लो नहीं करा, तो पूरा उसके साथ जितने सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है सब काम नहीं करेगा। इनफैक्ट मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा किचन में जितने सारे अप्लाइंसेस हैं, अगर वो लोग सीरीज में कनेक्ट होते तो क्या होता, एक बार ये सोच के देखो, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे से तुम्हारा ये जो बल्ब बल्ब नहीं है बेसिकली, मैं बस समझा रहा हूँ। जैसे ये तुम्हारा किचन का लाइट्स है, जस्ट समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। सोचो ये किचन का फ्रिज है, ठीक है ना, ये किचन का फ्रिज है और ये किचन का फॉर एग्जाम्पल टोस्टर है। ऐसे मजे में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। और तुमने क्या किया, अपने किचन में जो कनेक्शन कराया, जो वायरिंग कराया, सीरीज में कर दिया, ठीक है। अभी खुद सोच के देखो, लाइट्स लाइट्स के थ्रू, रूम के किचन के लाइट्स के थ्रू करंट पास करेगा, फिर उसके बाद वो फ्रिज वाले डिवाइस के थ्रू पास करेगा, फिर वो टोस्टर के थ्रू पास करेगा। अभी बाई चांस अगर तुम्हारे किचन का लाइट्स खराब हो गया, मतलब यहाँ का रास्ता टूट गया, तो इस रास्ते के थ्रू करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगा। अगर करंट फ्लो नहीं कर पाए तो वो फ्रिज तक पहुँच नहीं पाएगा, फ्रिज तक पहुँच नहीं पाया तो टोस्टर तक भी नहीं पहुँच पाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर तुमने सारे डिवाइसेस को, लाइट्स हो, फ्रिज हो, टोस्टर को, सबको अगर सीरीज में कनेक्ट किया और तीनों में से कोई एक भी डिवाइस अगर खराब हो जाता है तो सारे डिवाइसेस काम करना बंद कर देगा। सो ऑब्वियस है, हमारे किचन में जो वायरिंग होता है वो हम जो अपने डिवाइसेस को, फ्रिज हो, टोस्टर हो, लाइट्स हो, वट एवर इट इज़, जो भी हम कनेक्ट करते हैं उसको हम सीरीज में कनेक्ट नहीं करते। ऑब्वियस है, राइट। ओके फाइन, सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट सीरीज कनेक्शन। इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर हम रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो पैरेलल कनेक्शन का दुनिया कैसा होगा, वो होगा हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। फिलहाल इसको पॉज करो और अच्छे से नोट करके रखो जो मैंने लिख के रखा है यहाँ, ठीक है। अभी हम ये देखेंगे कि पैरेलल अरेंजमेंट किसको कहा जाता है। ध्यान से सुनो, अगर हर एक रेजिस्टर के दोनों टर्मिनल्स इफ दे आर कनेक्टेड
बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। क्या कहा मैंने? हर एक रजिस्टर का दोनों टर्मिनल्स इफ दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स, तब जाके हम उस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? पैरेलल अरेंजमेंट कहेंगे। मैं दिखा दूँ, ध्यान से देखिए। इन दिस केस लेट अस से कि मैंने इस एंड का नाम ए दिया, इस एंड का नाम बी दिया, तो ये जो R3 वाला रजिस्टर है उसके जो दोनों टर्मिनल्स हैं दे आर कनेक्टेड विद ए एंड बी पॉइंट। सिमिलरली R2 का जो ये वाला टर्मिनल है वो भी जाके ए के साथ ही कनेक्टेड है, ए लिख सकता हूँ, और R2 का जो राइट वाला टर्मिनल है वो भी जाके बी के साथ ही कनेक्टेड है, इसको हम बी लिख सकते हैं। सिमिलरली R1 का जो लेफ्ट वाला टर्मिनल है वो भी जाके ए के साथ ही कनेक्टेड है, एंड जो R1 का राइट वाला टर्मिनल है वो भी बी के साथ ही जाके कनेक्टेड है। दैट इज हर एक रजिस्टर का दोनों टर्मिनल्स दे आर कनेक्टेड बिटवीन द सेम टू पॉइंट्स। इज दैट क्लियर? अच्छा, एंड वी ऑल नो कि if the resistors, अगर रेजिस्टर्स के दोनों टर्मिनल्स are connected between the same two points, इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा it has to be the same, right? That means अगर बैटरी देखो, ये अगर A है तो इसको भी A बुला सकते हैं, इसको भी हम B बुला सकते हैं, तो AB के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो R3 के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू कितना होगा? AB होगा, और AB के अक्रॉस कितना है? V। यहाँ पर भी AB है, इसके अक्रॉस भी क्या होगा? V। यहाँ पर भी AB है तो इसके अक्रॉस भी क्या होगा? V ही होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू क्या होगा? सेम। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर हमको ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर एक रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम as that of the terminals, then we say that that particular arrangement is in parallel. Is that clear? पक्का समझ में आया? ओके फाइन। अभी थोड़ा आगे बढ़ते। अभी देखो यहाँ पर हमने 3 बल्ब्स कंसिडर किया है। तीनों बल्ब्स को मैंने क्या कहा था कि तुमको कैसे ट्रीट करना है? तीनों बल्ब्स को तुमको रजिस्टर जैसा ही ट्रीट करना है, ठीक है ना? तो यहाँ से करंट आई निकला। जब करंट आई यहाँ पर जाके पहुँचेगा, उसको दिखेगा कि मेरे पास जाने के लिए कितना रास्ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसके पास जाने के लिए कितना रास्ता है? उसको दिखेगा इन दिस केस कि मेरे पास अभी जाने के लिए 3 रास्ते। पहले रास्ते के थ्रू I1 जाता है, दूसरे रास्ते के थ्रू I2 जाता है, और तीसरे रास्ते के थ्रू कितना करंट जाता है? I3 अमाउंट ऑफ करंट जाता है। मतलब करंट बेसिकली बढ़ जाता है, I1, I2 और I3। इज दैट क्लियर? I बढ़ जाता है इन I1, I2 और I3। बोलो समझ में आ रहा है नहीं है? और हमको पता है कि हर एक बल्ब के अक्रॉस या हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? सेम। ओके फाइन। सो इन दिस केस कैन यू टेल मी, अगर ये V है, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा, इसके अक्रॉस भी V होगा। कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1 इन दिस केस? I1 जो कि इस रूट के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? V/R। इस रूट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? बल्ब के अक्रॉस I1 करंट फ्लो कर रहा है, तो बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। और इसका रेजिस्टेंस कितना है? दैट इज R1। चलेगा? सिमिलरली अगर हमको I2 निकला है, I2 जो है वो इस बल्ब के थ्रू फ्लो कर रहा है, इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। और इसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया दैट इज R2। और सिमिलरली I3 का वैल्यू कितना होगा ये बताओ? I3 जो है वो इस बल्ब के थ्रू फ्लो कर रहा है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी V ही है, और इसका रेजिस्टेंस हम क्या लिख सकते हैं? R3 लिख सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पक्का? ओके। अभी ध्यान से देखना, हम करना क्या चाहते हैं? हम ये करना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो 3 रजिस्टर्स है, या ये डायग्राम देखो R1, R2 और R3, ये जो 3 रजिस्टर्स, इन तीनों रजिस्टर्स को रिप्लेस करके अगर मुझे वही काम एक ही रजिस्टर से करवाना है, उस रजिस्टर के रेजिस्टेंस के वैल्यू को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दोनों में बाकी सारे पैरामीटर्स, सारे फैक्टर्स सेम रहेंगे। इसमें हमने जो V वोल्ट का बैटरी लगाया है, इसमें भी वही V वोल्ट का बैटरी लगा है। इस बैटरी से इस केस में जितना करंट I निकल रहा है, इस पर्टिकुलर सर्किट में भी जिसमें हमने सिर्फ R इक्विवेलेंट लगा के रखा है, उसमें भी कितना करंट निकल रहा है? उसमें भी I करंट ही निकल रहा है। बात समझ में आया? तब जाके हम कहेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस है ये इन तीनों का क्या है? इक्विवेलेंट। ठीक है, अभी हम R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं। अभी ऑल नो ये जो I है, यही I I1, I2 एंड I3 में बढ़ता है, तो हम लिख सकते हैं कि I जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज इक्वल टू I1 प्लस कम ऑन I2 प्लस हम क्या लिख सकते हैं? I3 लिख सकते हैं। डू यू एग्री विद दिस? अभी ये जो I है, इस सर्किट में भी टोटल करंट I है, इस सर्किट में भी टोटल करंट I है। इस I का जो वैल्यू है मैं इस सर्किट से लिखूंगा
and I is always equal to what? V by R. In this case, V by R equivalent. I की जगह हम लिख सकते हैं, तो I की जगह हम क्या लिखते हैं? That is V by R equivalent. Is that clear? I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? V by R1. I1 की जगह हमने लिख दिया V by R1. I2 की जगह हमने क्या लिख दिया? कमान V by R2. यहाँ लिख के रखा है. एंड I3 की जगह हमने क्या लिख के रखा? V by R3. बोलो समझ में आ रहा है नहीं यार? हर एक बल्ब के अक्रॉस या हर एक रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V ही है. सो ऑल द V's विल कैंसिल आउट फाइनली, और हमको मिलेगा हमारा फेमस फॉर्मूला 1 by R equivalent is equal to what? 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ये हो गया हमारा एक पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला. बात समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? इस तरीके से हम क्या निकालते हैं? आर इक्विवेलेंट निकालते. इज दैट क्लियर? पक्का क्लियर है? ये तो पुराना फॉर्मूला है, इसको तो तुम लोगों ने कितना यूज़ किया क्लास 10 में. ठीक है, इसको पॉज करो और इसको अच्छे से लिख के रखो. फाइन. और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा. देखो यहाँ पर हमने 3 रेजिस्टर्स लिए R1, R2, R3 अलग, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन लिया. ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन, अगर तीनों रेजिस्टर्स का वैल्यू सेम होता है R R R, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना होगा? अगर मैं यहाँ पर पुट करूँ 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R 3 बाय R, तो R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा? R बाई 3 आ जाएगा. इज दैट क्लियर? R बाई 3. R इक्विवेलेंट का वैल्यू है R बाई 3. अच्छा, सो कैन आई से R इक्विवेलेंट का जो ये वैल्यू निकला R बाई 3 दैट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस. मतलब अगर मैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को देखूँ, सबका वैल्यू R R R, और जो इक्विवेलेंट निकला वो R बाई 3 है. राइट, मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उससे भी कम है. और ये हमेशा सच है कि अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, किसी पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, जो R इक्विवेलेंट का वैल्यू निकलेगा ना, उस रेजिस्टेंस के ग्रुप में जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू उससे भी छोटा होगा. हमेशा याद रखना, हमेशा ये वैलिड है. मैं फिर से कह रहा हूँ, बहुत सारे रेजिस्टर्स है सीरीज पैरेलल में, सॉरी बहुत सारे रेजिस्टर्स है पैरेलल में, उस ग्रुप में से सबसे छोटा रेजिस्टेंस जो होगा R इक्विवेलेंट का वैल्यू उससे भी छोटा होगा. ये चीज़ पे लिख के रखो. ठीक है ना? ओके फाइन. अभी एक बात बताओ, अगर तुमको सीरीज कॉम्बिनेशन याद है जो हमने इसके जस्ट पहले डिस्कस किया था, उसमें हमने क्या किया था? हमको ये पता था कि हर एक रेजिस्टर के थ्रू करंट क्या फ्लो कर रहा है. तो हमने वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट किया था कि पहले रेजिस्टर के अक्रॉस V1, दूसरे के अक्रॉस V2, तीसरे के अक्रॉस V3. अभी हम क्या डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तीनों के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम है, लेकिन तीनों ब्रांचेस के अलॉन्ग जो करंट फ्लो कर रहा है वो अलग अलग है. I1, I2, I3. बेसिकली जो करंट I आया था वो बढ़ गया. I1, I2 और I3 तीन पार्ट्स में बढ़ गया. अभी हमको ये निकालना है कि करंट जो ये बटा है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसमें I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू या I3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट डिस्कशन. ये देखते हैं, आगे बढ़ते हैं. ठीक है, जस्ट मिनट, थोड़ा सा इसको रेडी कर लेता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. बिफोर आई स्टार्ट ऑफ, एक बात बता के रखता हूँ. अगर तुम्हारे पास दो रेजिस्टर्स और R इक्विवेलेंट पूछा गया, देखो बोथ ऑफ देम आर इन पैरेलल, तो क्या लिखोगे? दैट इज 1 बाय R इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नीचे क्या आएगा भाई साहब? R1 इंटू R2, ऊपर क्या आ जाएगा? दिस इज R2 प्लस R1. तो यहाँ से हम R इक्विवेलेंट क्या लिख सकते हैं? कम ऑन, दैट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. ये फॉर्मूला ना बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम्स में हम डायरेक्टली ये वाला एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे. ठीक है ना? अभी चलते चलो. करंट डिवाइडर इन टू रेजिस्टेंसेस, मतलब करंट जो डिवाइड हुआ है I1 I2, I1 का वैल्यू कितना है, I2 का वैल्यू कितना है, I1 कैपिटल I का कितना पोर्शन है एंड I2 कैपिटल I का कितना पोर्शन है, वो निकालेंगे. ठीक है ना? ओके, कैसे निकालें? We again need to use that famous Ohm's law. Come on, देखो V equal to what? I R. We all know that, right? अभी इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो और ये बताओ कि अगर मुझे दोनों रेजिस्टर्स को कंपेयर करना है, दोनों रेजिस्टर्स में कौन सा फैक्टर कॉमन है. और हमको पता चल चुका है कि इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V होगा. दैट मीन्स V इज सेम फॉर बोथ द रेजिस्टर्स, which means in this case I can say that IR
has to be a constant because IR is equal to V in this case and V is same for both the resistors. So in this case I can say जो current होगा it will be inversely proportional to the resistance. मतलब जिस रास्ते ऑब्स्टिकल ज़्यादा है, रुकावट ज़्यादा है, उस रास्ते कम करंट फ्लो करेगा. More the resistance, less will be the amount of current flowing through that particular branch. That means I can write that I1 divided by I2 that is equal to what? R2 divided by R1. देखो I1 divided by I2 inversely proportional to resistance हम क्या लिख सकते हैं R2 divided by R1. Is that clear? मैंने तुमको एक छोटा सा ट्रिक सिखाया था लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है कि तुमको याद नहीं होगा इसलिए एकदम जीरो से करवा के दिखा रहा हूँ. अभी अगर हमको I1 या I2 का वैल्यू निकालना है तो सीधा सीधा क्या करना है. देखो दिस इज I1 I2 दोनों तरफ +1 ऐड कर दो. कर सकते हैं ना. R2 बाई R1 दोनों तरफ +1 ऐड कर दो तो हमको क्या मिलेगा. ऊपर क्या आएगा देखो दैट इज I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई नीचे क्या होगा. अरे भाई साहब ओके दिस इज I2 और यहाँ पर क्या होगा. कम ऑन दैट इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई व्हाट R2. ठीक है. अच्छा इसको अगर हम कैरी फॉरवर्ड करें नेक्स्ट लाइन में अगर जाए ऐसे करके तो I2 का वैल्यू क्या होगा ध्यान से देखो. अच्छा I1 प्लस I2 को हम क्या लिख सकते हैं. यही तो I है जो I1 और I2 में बटा है. ये भूलो मत कि I ही है I1 प्लस I2. इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगा. आई थिंक सो I ही है I1 प्लस I2. तो I1 प्लस I2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं. I लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई नीचे I2 लिख सकते हैं. यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दैट इज R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई नीचे हम क्या लिख सकते हैं R2 लिख सकते हैं. इज दैट क्लियर. तो I2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे ध्यान से देखो. I2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं. इन दिस केस I2 इन दिस केस इज इक्वल टू R1 कुछ घर पर किया आई थिंक सो. अरे यार यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक किया है. इसको ये R1 है यार नीचे R1 होना चाहिए. माई मिस्टेक. आई एम रियली सॉरी दिस इज R1. देखो यार मुझे तो पता ही है फाइनली क्या आने वाला है राइट. तो मिस्टेक तो पता कर ही लूँगा. तुम्हारा भी हो ही जाएगा एक बार तुम प्रैक्टिस करना चालू करोगे. दिस इज R1 और नीचे क्या आएगा दैट इज R1 प्लस R2 ऑफ द टोटल करंट I. ठीक है. ये जो है ये हमारा I2 का एक्सप्रेशन है. डू यू एग्री विद दिस. दिस इज हाउ वी फाइंड आउट I2. ठीक है. और इस फॉर्मूला ये जो एक्सप्रेशन है इसका पैटर्न देख के हम आराम से कह सकते हैं कि I1 का वैल्यू क्या होगा. डायरेक्टली हम I1 लिख सकते हैं क्या होगा. दिस इज I1 दैट इज इक्वल टू I1 की जगह I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1. तो I1 के सामने कौन है R2. तो R2 को ऊपर लिखना है. नीचे क्या आ जाएगा दैट इज R1 प्लस R2. सो दिस मच फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट. ये होगा एक्सप्रेशन. ठीक है. ये फिर से याद दिलाने के लिए मैंने फिर से करवा के दिया है तुमको. हमेशा याद रखना है. देखो I1 के सामने कौन है R2. I1 के सामने R2 है तो I1 इक्वल टू क्या लिखना है R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2. समझ में आया. I1 के सामने R2 है तो क्या लिखोगे I1 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 ऑफ द टोटल करंट. I2 के सामने कौन है R1 तो क्या लिखोगे I2 इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाय व्हाट दोनों का R1 प्लस R2 ऐड कर देना R1 प्लस R2 ऑफ द टोटल करंट I. Is that clear? So this is how the current I gets divided among the two branches. Is that clear? पक्का समझ में आया. ओके इसको पॉज करो और लिखो. फिर नेक्स्ट मैं ये दिखाऊंगा अगर 3 रेजिस्टर्स है. सेम केस है. अगर 3 रेजिस्टर्स है तब करंट कैसे बढ़ेगा. ठीक है. अभी हम ये देखेंगे कि अगर हमारे सामने 3 रेजिस्टर्स है पैरेलल में तो डेफिनेटली करंट बढ़ेगा. पहले ब्रांच के थ्रू I1 दूसरे ब्रांच के थ्रू I2 तीसरे ब्रांच के थ्रू I3. I1 I2 I3 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे. वही टेक्निक है जो जस्ट नाउ हमने डिस्कस किया है. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. ध्यान से देखो. मुझे पता है कि V क्या होता है. दैट इज IR. वी ऑल नो दैट V सबके लिए सेम है एंड वी नो दैट इन दिस केस आई कैन से करंट जो होगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड in the inverse ratio of their resistances. जिस रास्ते रेजिस्टेंस ज़्यादा है उस रास्ते करंट कम होगा. That means I would like to say that I1 is to I2 is to I3. ध्यान से देखना. I1 is to I2 is to I3 is equal to what? 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3.
डू यू एग्री विद दिस? लिख सकते हैं ऐसा? ओके फाइन। अगर ऐसा लिख सकते हैं, कैन आई राइट I1s k by R1? करेक्ट? कैन आई राइट I2s k by R2? लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर हम I3 लिखना चाहें, क्या मैं उसको k by R3 लिख सकता हूँ? किसी को कोई डाउट? मैंने ऐसे ऐसे कैसे लिख दिया? I1 is to I2 is to I3 करो, k by R1 is to k by R2 is to k by R3, k गायब हो जाएगा, फिर से 1 by R1 is to 1 by R2 is to 1 by R3 हमको मिल जाएगा। ठीक है ना? ओके फाइन। अभी अगर हमको पता है कि I1 plus I2 plus I3 दैट इज इक्वल टू टोटल करंट, बिकॉज I जो निकला है वही I3 I2 और I1 में बटा है, तो तीनों मिलके यही होना पड़ेगा। सो अगर ऐसा है, ध्यान से देखो, I1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखो, दैट इज k by R1। I2 की जगह हमने क्या लिख दिया? दैट इज k by R2। एंड I3 की जगह हमने क्या लिख दिया? दैट इज k by R3। दैट इज इक्वल टू टोटल करंट I। इज दैट हियर? ओके। सो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं? हमको अगर k लिखना है, k का वैल्यू कितना है, तो k हमने ऊपर से कॉमन ले लिया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। अगर इस तरह लेके आ जाऊंगा तो पूरा I के नीचे आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये I के नीचे आ गया, दैट इज 1 by R1 प्लस 1 by R2 प्लस 1 by R3। ठीक है ना? इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नीचे क्या आएगा? ध्यान से देखो, ऊपर यहाँ पर आएगा R2 इंटू R3। ठीक है? अच्छा, एलसीएम कितना आएगा? इन दिस केस R1 इंटू R2 इंटू R3 आएगा। ठीक है? यहाँ पर R1 है तो ऊपर कितना बचेगा? R2 इंटू R3। यहाँ पर R2 है तो यहाँ पर क्या बचेगा? R1 इंटू R3 प्लस यहाँ पर R3 है तो ऊपर क्या आएगा? दैट इज R1 इंटू R2। क्या तुमको ये समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? बता। ठीक है? सो इन दिस केस अगर इसको ऊपर लेके जाओ तो क्या आएगा? दैट इज R1 इंटू R2 इंटू R3, और नीचे थोड़ा सजा के लिखता हूँ, 1 2 2 3 1 2 2 3 3 1 ऐसे करके लिखता हूँ। R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। कम ऑन, ऐसे लिख सकते हैं ना? पक्का? ओके, थोड़ा सा जगह निकालता हूँ। ओके, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना? अच्छा, एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं थोड़ा डिवाइड कर लेता हूँ ताकि तुमको बाद में कंफ्यूजन ना हो। अलग अलग कर लेता हूँ। तो हमने k का वैल्यू निकाल लिया, इज दैट है? अगर हमने k का वैल्यू निकाल लिया तो I1 का वैल्यू कितना वो देखते हैं। ठीक है? तो I1 का वैल्यू कितना है वो देखते हैं। ठीक है ना? I1 की जगह हमने क्या लिख के रखा? I1 इज इक्वल टू k बाई R1। सो I1 इज इक्वल टू व्हाट? k बाई R1, और हमने k का वैल्यू निकाल के रखा, यही तो है k का वैल्यू। ठीक है ना? तो k बाय अगर R1 करूंगा, k बाय R1, नीचे का R1 है, ऊपर एक R1 है, दे विल कैंसिल आउट। ठीक है? ओके, यहाँ पर ऊपर एक I भी है, I लिखना मैं भूल गया, यहाँ पर एक I लिख के रखा। ठीक है? ओके, k बाय R1, तो नीचे वाला R1 और ऊपर वाला R1 कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचेगा? दैट इज R2 इंटू R3 डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा? दैट इज R1 इंटू R2 प्लस 2 3 प्लस 3 1। ठीक है ना? अच्छा, ये हो गया k का वैल्यू इंटू एक I पहले से था, इस I को भी लिख दो। तो ऐसे हो गया I1 का वैल्यू। समझ में आ रहा है? मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक सिखा रहा हूँ जिसमें तुम ये सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो। सिंपली इस ट्रिक को यूज़ करके तुम इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो आराम से। मैं दिखा रहा हूँ कैसे। रस में पहले I2 का वैल्यू लिख के दिखाता हूँ। ठीक है? I2 क्या लिख सकते हैं? इसलिए I2 इक्वल, हमेशा याद रखना कि I2 वाले ब्रांच में कौन सा रेजिस्टेंस है? R2। इसको नहीं लिखना न्यूमरेटर में, बाकी जो रेजिस्टेंस है R1 R3 उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, दैट इज R1 इंटू R3 लिख दिया, डिवाइडेड बाई नीचे सारे कॉम्बिनेशंस, R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू
R1 लिखना। याद है, ये हो गया फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट, ये होगा I2 का वैल्यू। सिमिलरली अगर हमको I3 लिखना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड I3। अच्छा, I3 वाले ब्रांच में R3 है, R3 को नहीं लिखना। लिखना किसको? R1 R2 को लिखना है, तो ऊपर लिख दो इट इज R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1। ये लिख सकते, हो गया फ्रैक्शन ऑफ द टोटल करंट I। तो एक बार तुम खुद क्रॉस चेक करके भी या देख के ही क्रॉस चेक कर सकते हो कि यही आएगा एक्सप्रेशन I1 I2 I3 का। तो ये अगर जो एक्सप्रेशन से इसको अगर डायरेक्टली याद रखोगे तो एग्जाम में बहुत टाइम बचा पाओगे। समझ में आया? मतलब जिस ब्रांच में करंट निकालना है उस ब्रांच वाले रेजिस्टेंस को इग्नोर करके बाकी जो दो रेजिस्टेंसेस है उसको मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर में लिख देना है। डिनोमिनेटर तीनों केसेस में सेम होगा, सारे कॉम्बिनेशन से R1 R2 R2 R3 R3 R1 ऑफ द टोटल करंट I। ऐसे करके हम करंट निकाल सकते हैं। समझ में आया? पक्का? श्योर? सो दिस इज हाउ वी डिवाइड करंट इन केस ऑफ 3 रेजिस्टेंसेस। इसको फटाफट पॉज करो और लिखो। पैरेलल कनेक्शन को लेके और कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स वो डिस्कस करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे पास दो कनेक्शन से, दो सर्किट से, एक में हमने दो बल्ब्स को पैरेलली कनेक्ट करके रखा है, दूसरे में हमने 3 बल्ब्स को पैरेलली कनेक्ट करके रखा है। तो एक बात बताओ, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? इट्स वेरी सिंपल, राइट? R/2। ईच बल्ब के रेजिस्टेंस को हमने R ही माना है, ऑल द बल्ब्स आर आइडेंटिकल। और इस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा? दैट इज इक्वल टू R/3। ऑब्वियस है। दैट मीन्स तुम ये ध्यान से देखो कि अगर मैं रेजिस्टर्स इंक्रीज करता हूँ, बल्ब इंक्रीज करने का मतलब है मैं एक नया रेजिस्टर सर्किट में इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक पैरेलल अरेंजमेंट में अगर मैं रेजिस्टर्स बढ़ाते जाऊँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घटते जा रहा है। इनिशियली रेजिस्टेंस कितना था? R/2। मैंने रेजिस्टर और एक इंट्रोड्यूस कर दिया और एक नया बल्ब इंट्रोड्यूस कर दिया पैरेलल में, उससे रेजिस्टेंस घट गया। और एक बल्ब इंट्रोड्यूस कर दूंगा तो R/4 हो जाएगा और घट जाएगा। तो सुन के थोड़ा अजीब लगता ही नहीं लगता कि मैं रेजिस्टर डाल रहा हूँ सर्किट में, नया नया रेजिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लेकिन उससे उस सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं हो रहा, डिक्रीज हो रहा है। बहुत मज़ेदार आइडिया है। मैं इसको समझाने के लिए एक बहुत बढ़िया सा एनालॉजी यूज़ करूँगा, तुमको मज़ा आएगा श्योर। आई होप सो इसका मैथमेटिक्स तो समझ में आ गया, राइट? मैथमेटिकली अभी फिलहाल समझो कि अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाएँ, जैसे दिख रहा है R/2 है, फिर R/3 है, फिर R/4 है, रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा इन पैरेलल अरेंजमेंट, ठीक है ना? सेकेंडली, जो मैंने सीरीज कनेक्शन में भी डिस्कस किया था कि अभी अगर बाय चांस इन दोनों बल्ब में से कोई एक बल्ब डैमेज हो जाता है, क्या दूसरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा? देखो इस केस में क्या है, ध्यान से देखो, ये तो तुम भी बहुत आराम से लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ से आई करंट निकला, ठीक है ना? यहाँ पहुँचने के बाद उसको दिखता है कि ये बल्ब क्या हो गया, ये डैमेज हो गया। दिस इज डैमेज। डैमेज का मतलब पता है ना, मैंने समझा था कि फिलामेंट टूट गया, रास्ता खुला हुआ है, ये ओपन सर्किट जैसा बिहेव करता है, इसका मतलब है कि करंट अभी इस रास्ते के थ्रू फ्लो नहीं कर सकता। फाइन, ओके। करंट डेफिनेटली इस रास्ते के थ्रू, ये जो ब्रांच दिख रहा है, इस ब्रांच के थ्रू फ्लो नहीं कर सकता, लेकिन करंट इस ब्रांच के थ्रू तो फ्लो कर ही सकता है। तो सारा करंट इस बल्ब के थ्रू फ्लो करना चालू करेगा, ठीक है? इस ब्रांच में करंट क्या हो जाएगा? इस ब्रांच में करंट जीरो होगा, बिकॉज रास्ता ही खुला है, ओपन सर्किट है, तो इस ब्रांच के थ्रू करंट तो फ्लो नहीं कर सकता। सारा करंट इस बल्ब के थ्रू फ्लो करके पास करके फिर से बैटरी के पास आ जाएगा। तो एक बल्ब डैमेज हुआ, इसका मतलब नहीं है कि दूसरा बल्ब नहीं ग्लो करेगा, दूसरा बल्ब भी ग्लो करेगा। समझ में आ रहा है? तो ये अगर तुम्हारा किचन है और किचन में तुमने ऐसा वायरिंग करके रखा है, तो ये अगर फ्रिज है, ये अगर टोस्टर है, तो अगर टोस्टर खराब है, फ्रिज लेकिन चलेगा। समझ में आया? दैट इज द रीजन हम किचन में जो अप्लायंसेस है उसको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, उसको हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं, ताकि अगर कोई भी डिवाइस काम ना करे, बाकी डिवाइस काम जरूर करे। समझ में आया? अगर एक बल्ब नहीं कर रहा, दूसरे बल्ब के थ्रू डेफिनेटली करंट फ्लो करेगा। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दिस वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग्स जो मैं तुमको बताना चाहता था। आई होप से तुमको ये समझ में आया। अभी जो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है, एडिशन ऑफ मोर रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल विल डिक्रीज द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इसका थोड़ा एक इंट्यूशन गैदर करते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्यों होता है, थोड़ा फील करते हैं, ठीक है? फिलहाल इसको पॉज करो और लिखो, फिर आगे बढ़ते। हमें ये बात डिस्टर्ब कर रहा था कि अगर हमारे पास एक पैरेलल अरेंजमेंट है,
उसमें इवन दो मैं रेजिस्टर्स बढ़ाते जाऊँ, सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ता नहीं है। वी आर इंट्रोड्यूसिंग रेजिस्टर्स बट रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, उल्टा घटते जाता है। तो वो समझने के लिए मैं लेके आया हूँ द फेमस टॉल बूथ एनालॉजी। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, आई एम श्योर तुम इस कंसेप्ट को एंजॉय करोगे। तो ध्यान से सुनो, इस पर्टिकुलर कहानी में मैंने चार्जेस के फ्लो को गाड़ियों के फ्लो के साथ कंपेयर किया। क्या? चार्जेस जब सर्किट के थ्रू फ्लो करता है, उस फ्लो को हमने कार्स के फ्लो के साथ कंपेयर किया। और कहानी एक बहुत क्राउडेड मेट्रोपॉलिटन सिटी का, जिसमें बहुत क्राउड है, बहुत गाड़ियाँ हैं। और सब ने कभी ना कभी देखा तो होगा कि जब हम हाईवेज के थ्रू ट्रैवल करते हैं, रोड्स के थ्रू ट्रैवल करते हैं, स्पेशली हाईवेज में, तो हमको टोल पे करना पड़ता है। हमको एक बूथ होता है जहाँ पर जाके हमको पे करना पड़ता है, बिकॉज वी आर यूजिंग दैट रोड, राइट? ओके। तो जो पहला पिक्चर उसको देखते हैं, ये एक रास्ता है। तो टोल बूथ में क्या करना पड़ता है? टोल बूथ में गाड़ी को रुकना पड़ता, रुक के पे करना पड़ता। तो ये गाड़ी अगर रुका तो पीछे जितना सारा गाड़ी है सबको रुकना पड़ेगा। और एक क्राउडेड सिटी में यू कैन नॉट इमेजिन कि टोल बूथ्स के कारण कितना ट्रैफिक होता है, माइल्स माइल्स तक ट्रैफिक होता है। तो बेसिकली हमारे कहानी में टोल बूथ हो गया रेजिस्टर। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो टोल बूथ में जितना गाड़ी रुकेगा उतना रेजिस्टेंस क्या होगा? द रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ द ट्रैफिक विल इंक्रीज। ठीक है? Okay. तो जितने सारे गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो उन्होंने देखा कि भाई साहब यहाँ पर तो इतना ट्रैफिक हो रहा है, दिस ट्रैफिक हैज टू बी डिक्रीज्ड। तो यू आर आस्क्ड कि अभी वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टोल बूथ्स, वी आर प्लानिंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टोल बूथ्स। तो आप टोल बूथ्स को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे? वेदर यू विल कंस्ट्रक्ट देम इन सीरीज वन आफ्टर द अदर, और वेदर यू विल कंस्ट्रक्ट देम इन पैरेलल। ठीक है? ओके। अगर हमने टोल बूथ्स को सीरीज में कंस्ट्रक्ट किया, एक के बाद एक, जस्ट ट्राई टू इमेजिन क्या होगा। अभी गाड़ी जो आएगा, इट्स बिकॉज कंजिक्यूटिवली 3 टोल बूथ है और हर एक टोल बूथ में गाड़ी को रुकना ही है। तो अभी गाड़ी क्या करेगा? 3 बार रुकेगा, राइट? दिख रहा है? 3 बार रुकेगा। अभी लेट अस से एक टोल बूथ में 60 रुपीज़ पे करना था, अभी उसी गाड़ी को इस बार भी 60 पे करना है, लेकिन हर एक टोल बूथ में रुक के 20, 20, 20 करके पे करना पड़ेगा। इज इट नॉट ऑब्वियस? 3 बार रुक रहा है भाई, विद सच एन अरेंजमेंट ट्रैफिक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस इन सीरीज। और हमने यही सीखा है कि सीरीज में अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते जाते हैं तो ओवरऑल सर्किट का, ये फ्लो का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जस्ट लाइक दिस सिनेरियो, जितना टोल बूथ्स भराओगे सीरीज में, उतना ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ेगा, उतना ज़्यादा फ्लो का ऑपोजिशन बढ़ जाएगा, ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ कार्स वो बढ़ जाएगा। ठीक। अभी अगर तुमने टोल बूथ्स पैरेलली कंस्ट्रक्ट किया, दिख रहा है? एक के साइड में एक, एक के साइड में एक, तब क्या होगा? ध्यान देना। यहाँ पर एक गाड़ी 3 बार रुक रहा है, 3 टाइम्स, एक गाड़ी 3 टाइम्स रुक रहा है टू पे द टोल। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर साइमल्टेनियसली 3 गाड़ी एक बार रुकेगा टू पे द टोल, और तीनों के तीनों एक साथ निकल जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली यहाँ पर फ्लो तुमने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। फील आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर तीनों गाड़ी एक ही बार रुक रहा है, टोल पे करके बाहर निकल जाए, आगे निकल जाए। इनफैक्ट तुम जितना टोल बूथ्स साइड बाई साइड इंक्रीज करते जाओगे, एट ए टाइम उतना सारा कार्स अपना टोल पे कर पाएगा, एट ए टाइम उतना ज़्यादा कार्स निकल पाएंगे, द ओवरऑल फ्लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ कार्स विल डिक्रीज। गेटिंग दैट फील व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट इज द रीजन जब हम रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल सर्किट का रेजिस्टेंस क्या करता है? डिक्रीज करता है। लेकिन अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। आई होप सो यू हैव एंजॉयड दिस एनालॉजी। बहुत मज़ेदार है। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब देखा था, पढ़ा था इसके बारे में, बहुत बहुत मज़ा आया मुझे ये करके। सो हियर आई क्लोज माय डिस्कशन टुडे। यहाँ तक ही बोलना था। आई होप यू एंजॉय दिस। प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट अगर आपको कुछ पढ़ना है, कुछ पूछना है। So let's close it for today. Take care. Bye.